आरती, एक काम करो, तुम जल्दी से आलू के पराठे और आलू टमाटर की सब्जी बना दो। तुम्हारे भैया ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। क्या पता मुझे लेट हो जाए, इसलिए तुम जल्दी से उनके लिए नाश्ता तैयार कर दो। ठीक है भाभी। पास आती है और अपनी ननंद को किचन में काम करता देख उससे कहती है, आरती, आज नाश्ते में क्या बना रही हो तुम? वो भाभी, बड़ी भाभी ने कहा है कि आज मैं आलू के पराठे और आलू की सब्जी बना दूं, इसलिए मैं वही बना रही हूँ। तुम्हारे भैया मॉर्निंग में ऑयली फूड नहीं खाते, इसलिए एक काम करो, तुम पोहे बना दो। तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने का समय हो रहा है, मैं बाहर मार्केट जा रही हूँ। इतना बोलकर सुनीता भी वहां से चली जाती है, लेकिन बेचारी आरती अब इस दुविधा में फंस जाती है कि वो किसकी बात माने। अगर वो आलू के पराठे बनाती तो उसकी छोटी भाभी उस पर नाराज हो जाती, और अगर वो पोहे बनाती तो उसकी बड़ी भाभी उस पर अपना कहर बरसाती। इसलिए अब आरती पराठे, आलू की सब्जी और पोहे तीनों ही चीज बना देती है। अब जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो खाने की टेबल पर आलू की सब्जी, आलू के पराठे और पोहे देख उसके दोनों भाई खुश होकर कहते हैं, अरे वाह आरती, आज तुमने पोहे, आलू के पराठे और आलू की सब्जी बनाई है, कुछ स्पेशल है क्या? और हाँ आरती, वैसे ये पोहे देखने में कुछ ज्यादा ही लजीज लग रहे हैं। ये पोहे देखकर तो अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। वैसे खाने से पहले मैं भी भैया वाला सवाल पूछना चाहूंगा, आज कुछ स्पेशल है क्या जो तुमने ये सब बनाया है? नहीं भैया, वो मैंने तो बस ऐसे ही बना लिया था। भाभी ने आपकी पसंद बताई और बड़ी वाली भाभी ने आपकी, क्योंकि आप ऑयली फूड नहीं खाते और रवि भैया को मॉर्निंग में पराठे चाहिए थे, इसलिए मैंने दोनों ही बना दिया। भैया, हमारी आरती बड़ी हो गई है, साथ ही अब उसको समझ में भी आ रहा है कि घर को कैसे मैनेज करना है। कह तो तू सही रहा है। अब सोच रहा हूँ मैं अपनी प्यारी सी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर दूं। दोनों भाइयों की बात सुनकर आरती मुस्कुरा जाती है, लेकिन वहीं पास में बैठी अनीता और सुनीता अपने दोनों पतियों की बात सुनकर अंदर ही अंदर जल भून रही थी। कुछ देर बाद अनुज और रवि दोनों ही अपने ऑफिस चले जाते हैं और उनके जाते ही अनीता और सुनीता आरती के सामने से उसके खाने की प्लेट हटा लेती है। भाभी, ये क्या? अरे इतना सारा खाना पड़ा है इन 4 प्लेटों में, पहले इनको तो खत्म कर, उसके बाद दूसरा खाना खा लियो तू। लेकिन भाभी, ये खाना तो झूठा है। अरे तो क्या हो गया, तेरे भाइयों का और तेरे भाभी का ही तो झूठा है। अगर तू अपने भाई भाभी का झूठा खा लेगी तो क्या छोटी हो जाएगी या तेरी इज्जत कम हो जाएगी? और वैसे भी तू ये झूठा ही खाने के लायक है, आई बड़ी ताज़ा खाना खाने वाली। इतना बोलकर सुनीता और अनीता वहां से चली जाती है, तो वहीं आरती अपने भैया भाभी की प्लेट का झूठा खाना खाकर अपना पेट भरती है, घर के कामों में लग जाती है। समय गुजरता है और एक दिन रवि और अनुज को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ता है। उनके जाते ही आरती पर सुनीता और अनीता का अत्याचार और बढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन आरती किचन में बर्तन धो रही होती है, पर तभी उसके हाथ से एक कांच का ग्लास टूटकर नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर अनीता किचन में आती है, जहां वो टूटा हुआ ग्लास जमीन पर देख गुस्से में आंख बबूला हो जाती है। हे भगवान, इतना महंगा ग्लास तूने तोड़ दिया। अरे तुझे पता भी है ये ग्लास कितने रुपए का लेकर आई थी मैं? अरे आज तक तूने इस ग्लास में पानी तो पिया नहीं, पर जब तुझे उसे पकड़ने को मिला तो जलन से तूने इसे भी तोड़ दिया। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, मैंने जलन से नहीं तोड़ा, बल्कि गलती से मेरे हाथ से छूट गया। मैं इस ग्लास को तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ ये ग्लास आपका फेवरेट है, पर तुझे तो मैं बताती हूँ। इतना बोलकर अनीता अपनी ननंद आरती पर हाथ उठा लेती है और उसको मारने लगती है, पर तभी वहां आरती की छोटी भाभी सुनीता किचन में आती है, जिसे देख आरती अब वहां से भागकर अपनी छोटी भाभी के पीछे छुप जाती है और सुनीता भाभी, मुझे बचा लो ना, मैंने जानबूझकर ये कांच का ग्लास नहीं तोड़ा, गलती से गिर गया। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। दीदी, क्यों कर रही हो ऐसा? अरे अगर इसको कुछ हो गया या ये मर वर गई तो खामखा इसकी मौत का इल्जाम हम पर आ जाएगा। अरे ऐसे मारने से अच्छा है इसे घर से निकाल दो। वैसे भी हमें ये एक फूटी आग पसंद नहीं है। तू सही कह रही है, इसको घर से निकाल देते हैं। कल को जब इनके दोनों भाई आएंगे तो हम इस पर झूठे इल्जाम लगा देंगे कि ये करमजली किसी लड़के के साथ अपना मुंह काला करवा कर भाग गई, और इसी बहाने हमारे पतियों का पैसा इसकी शादी में खर्च भी नहीं होगा। हमारे सास ससुर तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन इस नागिन को हमारे सीने पर मूंग धरने के लिए छोड़ गए।
इतना बोलकर अब सुनीता और अनीता दोनों ही आरती का हाथ पकड़ती है और उसे घर के बाहर धक्का देकर घर का दरवाजा बंद कर लेती है। घर के बाहर तेज बारिश हो रही थी और उस बारिश में बेचारी आरती दरवाजे को पीट पीट कर रो रही थी। भाभी दरवाजा खोलिए प्लीज, मुझे अंदर आने दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी, कुछ तो कीजिए भाभी, मुझसे हो गई गलती, मुझे माफ कर दो। आरती अब दरवाजे पर ही बैठकर काफी गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी दोनों ही भाभियां दरवाजा नहीं खोलती। तो वहीं अब आरती चुन्नी से अपना सर ढककर एक पेड़ के नीचे जा बैठती है। रात से सुबह हो जाती है, पर आरती को कहीं भी रुकने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। जब बारिश बंद होती है तो आरती भीगी हुई दूसरे शहर में पहुंच जाती है और वो एक रेडी वाले के पास जाकर उससे कुछ खाने को मांगती है। भैया मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। शकल से तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन कपड़ों से भिखारन लग रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। चल निकल यहाँ से। एक तो तुम भिखमंगों ने नया नया तरीका निकाला है भीख मांगने का, दफा हो जाए यहाँ से। इस तरह वो रेडी वाला खुद ही रेडी से आरती को धुतकार के भगा देता है। तो वहीं अब आरती भी अपनी आंखों में आंसू लिए सड़क के बीचों बीच चल रही थी। तेज धूप भी थी और आरती नंगे पैर चल रही थी, जिस कारण आरती को चक्कर आ जाता है और वो एक गाड़ी के आगे टकराकर नीचे गिर जाती है। उस गाड़ी से एक बुजुर्ग आदमी निकलता है और वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी में अपने घर ले जाता है। अब आरती की आंख खुलती है तो वो खुद को एक घर में पाती है। ये मैं कहाँ आ गई? बेटा तुम मेरे घर हो, मेरा नाम मनोज है। तुम मुझे सड़क पर गिरी हुई मिली थी, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें अपने घर ले चलूं। लेकिन बाबा आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? बताया ना मैंने, क्योंकि तुम मेरी गाड़ी से टकरा कर रोड पर बेहोश हो गई थी। अच्छा तुम अब आराम करो, मैं अपने रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो तुम किचन में जाकर खा लेना। इतना बोलकर मनोज वहां से चला जाता है और आरती भी जब किचन में जाती है तो वो पालक के पकोड़े, मूली के पत्तों के पकोड़े और भी कई तरह के पत्तों के पकोड़े वहां देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या, यहाँ तो सिर्फ पत्तों के पकोड़े हैं, खाना तो है ही नहीं। एक काम करती हूँ, कल से भूखी हूँ, जल्दी से ये पकोड़े खा लेती हूँ। क्या हुआ अगर खाना नहीं है, मैं इन पत्तों से अपना पेट भर लेती हूँ। इस तरह अब आरती एक प्लेट में तरह तरह के पत्ते के पकोड़े अपने लिए रखती है और एक रेड सॉस के साथ उसे बड़े ही चाव के साथ खाती है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, शाम को जब बाबा आएंगे तो मैं उनसे इस रेसिपी के बारे में पूछूंगी। इस तरह अब आरती अपना पेट भर के घर का काम खत्म कर लेती है और घर को अच्छे से साफ कर सारे सामान को समेट कर रख देती है। अब जब शाम को मनोज घर आता है तो अपने घर को इतना साफ देख वो आरती के पास जाता है और उसका धन्यवाद करता है, जिस पर आरती बाबा से कहती है, बाबा धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना दिया है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरी इतनी बुरी हालत कैसे हुई? दिखने में तो तू अच्छे घर की लग रही है, लेकिन फिर। मनोज की बात सुनकर अब आरती उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर मनोज की आंखें भर आती है और बेटी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर तू मेरे घर की वारिस बनती है तो इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। देख तेरा भी कोई अपना नहीं और मेरा भी कोई अपना नहीं। एक काम कर, तू कल से मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट चलना। वहां पर तू रहेगी तो तू पत्तों के पकौड़े बनाना भी सीख लेगी और मेरा रेस्टोरेंट को चलाना भी। बाबा की बात सुनकर आरती अब उसके रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हो जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ मनोज आरती को पत्तों के पकोड़े बनाना सिखा देता है और आरती अब पत्तों के पकोड़े बनाने के साथ साथ वो मनोज के रेस्टोरेंट को भी बखूबी संभालने लगती है। समय गुजरता है, ऐसे ही एक दिन मनोज के रेस्टोरेंट में दो लड़के पत्तों के पकोड़े पैक करवाने आते हैं। मैडम जरा 5 मिनट अलग अलग तरह के पत्तों के पकौड़े पैक कर दीजिए। वो क्या है ना, यहाँ के पत्तों के पकौड़े बहुत फेमस है और मैं अपनी बीवी के लिए ये पकौड़े पैक करवा कर ले जाना चाहता हूँ। पूरे 2 महीने बाद अपने घर जा रहा हूँ मैं। रवि की आवाज सुनकर जैसे ही आरती पीछे पलटती है तो वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देख हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद आरती तुरंत अपने भाइयों के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आरती तू यहाँ कैसे, और तू इस तरह रो क्यों रही है? ये जानने के बाद आरती अब अपने भाइयों को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद अनुज और रवि आरती को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर आरती उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो मनोज के काम को अब अच्छे से संभालने लगी थी।
इस तरह रवि और अनुज अब अपने घर जाते हैं तो वो लोग अपनी पत्नी को अपने बहन के साथ किए हुए बर्ताव के लिए कभी माफ नहीं करते। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरा जो मन करेगा वो मैं कर सकता हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं कौन हूँ? अरे मैं आपकी पत्नी और आपके बेटे की माँ हूँ। मैंने आज तक आपके सारे जुल्म सहे, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आपने एक बार भी हमारे परिवार के बारे में नहीं सोचा। आपको पता भी है इसका बुरा असर हमारे बेटे पर कितना ज्यादा पड़ेगा। मुझे तुमसे और तुम्हारे बेटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो आपका भी तो बेटा है। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने बेटे के लिए ही कुछ सोच लिया होता। देखो, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। ठीक है, वैसे भी जो आदमी इतने सालों से अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और उसने ना ही कभी अपनी पत्नी की इज्जत की, तो मैं भी ऐसे आदमी के साथ अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। इतना कहकर सीमा वहां से अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। बेटा, ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, तेरा जब तक मन करे तू यहाँ रुक सकती है। लेकिन माँ, मैं आप सब पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी वहां पर सीमा का भाई नरेश भी आ जाता है। बहन, इसमें भला बोझ वाली क्या बात है? अरे एक बहन और बेटी कभी उसके घर वालों पर बोझ थोड़ी होती है। तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। अपने भाई की बातें सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, अगर आप दोनों ना होते तो आज मेरा क्या होता? कोई बात नहीं, अब तुम चिंता मत करो। अब हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। नीता और नरेश को सीमा के वहां रहने से कोई परेशानी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों सीमा के बेटे मोनू का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। देखो मोनू बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हैं मामा आप मेरे लिए? तुम्हारी फेवरेट रिमोट कंट्रोल कार और तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम। ये मामा, आप सबसे बेस्ट मामा हैं। अरे भैया, आप इसे इतना मत बिगाड़िए। अरे सीमा, इसमें इसे बिगाड़ने वाली क्या बात है? अभी तो मोनू बच्चा है और अभी इसके खेलने खाने की ही तो उम्र है। हाँ, लेकिन फिर भी भैया, आपको हमारे ऊपर इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सीमा, तुमने आज तो ऐसा बोल दिया, लेकिन आइंदा से ऐसा मत बोलना। तभी वहाँ पर नीता भी आती है। हाँ बेटा, नरेश बिल्कुल सही कह रहा है। तू बेवजह इतनी परेशान मत हो। ये तो तेरा भी घर है, तू यहाँ आराम से रहे। ठीक है माँ। अच्छा, कल मैं मोनू के एडमिशन के लिए स्कूल में बात करके आऊंगा। हाँ बेटा, जरूर। मोनू की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। हाँ माँ। अच्छा सीमा, आज तुम हमें अपने हाथ के गोभी के पकौड़े बनाकर खिलाओ। हाँ बेटा, सच में तेरे जितने स्वादिष्ट गोभी के पकोड़े कोई नहीं बनाता। ठीक है माँ। सीमा सबके लिए गोभी के पकोड़े बनाकर लाती है और सभी को वो स्वादिष्ट लगते हैं। वाह बेटा, सच में मजा ही आ गया। हाँ सीमा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ मम्मी। तुम्हें पता है सीमा, तुम गोभी के पकोड़ों का बिजनेस भी कर सकती हो। लेकिन भैया, बिजनेस करने के लिए तो बहुत से पैसों की जरूरत है। नहीं, तुम बिल्कुल छोटे लेवल से अपना काम शुरू कर सकती हो, जैसे आस पड़ोस में या कहीं पर भी अपने गोभी के पकोड़े बेचना। उसके बाद धीरे धीरे तुम अपना बिजनेस बढ़ा सकती हो। ठीक है भैया, मैं जरूर करूंगी। नीता और नरेश को तो सीमा और मोनू के रुकने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सीमा की भाभी पलक को अब वो दोनों बहुत ज्यादा खटकने लगे थे। शुरुआत में तो पलक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही नरेश ने मोनू के स्कूल में एडमिशन के लिए बात की, वैसे ही पलक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तब पलक बाद में नरेश से कहती है, आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? कल को हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो हमें उनका भी तो खर्चा उठाना है ना। क्या अब आप अपने सारे पैसे इन्हीं के ऊपर खर्च कर दोगे? पलक, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सीमा मेरी बहन है और उसके ऊपर इतना बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। इस दुनिया में हमारे अलावा सीमा का कोई भी नहीं है। आखिर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? देखो, वो सब मैं नहीं जानती। हमने इनका उम्र भर का ठेका नहीं ले रखा। थोड़ी बहुत मदद तक तो सब ठीक है, लेकिन अब हम इनका सारा खर्चा थोड़ी उठाएंगे। देखो पलक, बस बहुत हुआ। आज तो तुमने ये बात बोल दी है, लेकिन आगे से ऐसी बातें मत करना। इस तरह नरेश और पलक का झगड़ा काफी बढ़ जाता है। अब दोनों में काफी लड़ाई झगड़े होने लगे थे। इस बात का आभास सीमा को भी हो जाता है, इसलिए सीमा गोभी के पकोड़े बनाकर बेचना शुरू कर देती है।
ताकि वो भी घर के खर्च में हाथ बटा सके। हालांकि ये काम शुरुआत में कुछ खास नहीं चलता, लेकिन फिर भी सीमा हार नहीं मानती और इस काम को पूरी मेहनत और लगन से करती है। फिर एक दिन, भाभी लाइए, खाना मैं बना देती हूँ। देखो, मेरे सामने ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। नहीं भाभी, मैं कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रही, मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ। देखो, मैं तुम्हारे ये सब ड्रामे अच्छे से जानती हूँ। तुम यहाँ पर आकर हमारी छाती पर कुंडली मारकर बैठ गई हो। अब जाने का नाम लेना तो दूर की बात, यहाँ अपने सारे ऐशो आराम भी पूरे करने लग गई हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से हमारे घर में दिन रात कलेश होते रहता है। तभी वहाँ पर नीता भी आ जाती है। बहू, तू सीमा से ऐसी बातें कैसे कर सकती है? मेरा जैसा मन करे मैं वैसी बातें कर सकती हूँ माँ जी। फिर पलक और नीता के बीच में थोड़ी बहस बढ़ जाती है। अब सीमा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। सीमा जानती थी कि उसके आने से पहले उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन उसके आने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे थे। इसलिए सीमा वहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। फिर सीमा एक दिन मोनू को लेकर बिना बताए वहाँ से चली जाती है। सीमा के पास कुछ रुपए थे जिनकी मदद से वो वहाँ पर एक घर किराए पर ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ नरेश और नीता उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई होगी, वो ठीक भी होगी या नहीं। हाँ माँ, सीमा को इस तरह बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। अगर उसे घर छोड़कर ही जाना है तो कम से कम हमें एक बार बता तो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सीमा दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें बाद में आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगी। मम्मी, हम मामा का घर छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए? यहाँ पर ना तो हमारे पास खाने के लिए ढंग से खाना होता है और ना ही पहनने के लिए कपड़े। वहाँ पर मामा हमारे लिए कितनी सारी चीजें लेकर आते थे। चलो ना मम्मी, हम वापस मामा के घर चलते हैं। मोनू की ये बात सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगता है। नहीं बेटा, हमारी वजह से मामा मामी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगी। इस तरह सीमा खूब मेहनत करती है, लेकिन उसे हमेशा अपनी मालकिन से बहुत ज्यादा डांट सुननी पड़ती है और कभी कभी तो उसकी मालकिन बिना वजह ही उसकी पगार भी काट लिया करती थी। इन सब वजह से सीमा बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर सीमा को वहीं पास के एक खेत में सब्जियां काटने का काम मिल जाता है। वहाँ की मालकिन बहुत अच्छी थी। खेत में जो भी सब्जियां होती वो सब्जियां सीमा को दे दिया करती थी। उस समय उन्होंने खेत में गोभी उगा रखी थी। फिर घर पर, मम्मी सच में मैं चाहे कितनी बार आपके हाथ के बने गोभी के पकौड़े क्यों ना खा लूं, लेकिन कभी भी इन्हें खाकर बोर नहीं होता। मेरे सभी दोस्तों को आपके हाथ के बने गोभी के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए और गोभी के पकौड़े बना दूंगी। फिर सीमा सोचती है कि क्यों ना वो अपने गोभी के पकौड़ों का बिजनेस इस बार ज्यादा अच्छे से करे। फिर सीमा अपनी मालकिन के खेत से बहुत सारी गोभी खरीद लेती है और बाकी सामान खरीदकर बाजार में अपना ठेला लगाना शुरू कर देती है। पकोड़े ले लो, पकोड़े, गरम गरम गोभी के पकोड़े। तब सीमा के पास 2 ग्राहक आते हैं। अब बहन जी, 1 प्लेट गोभी के पकौड़े लगा दीजिए। जी। पकोड़े खाने के बाद ग्राहक कहते हैं, वाकई बहन जी, आपके हाथों में तो जादू है। सच में आपने कमाल कर दिया। जी शुक्रिया, और खाइए ना। जी, आप 2 प्लेट पैक कर दीजिएगा। सीमा उन ग्राहक के पकोड़े पैक कर देती है और वो ग्राहक सीमा को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह सीमा हर रोज अपना ठेला लगाती थी। अब उसे थोड़ा बहुत मुनाफा भी होने लगा था। वो सुबह खेत में काम करती और शाम को अपना ठेला लगाती। इस तरह सीमा अपना गुजारा कर रही थी। देखो मोनू बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। वाह मम्मी, आइसक्रीम! ये तो मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। हाँ बेटा, मैंने कहा था ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज लाऊंगी। तो देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खिलौना भी लाई हूँ। वाह मम्मी, थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा। फिर सीमा सोनू का एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देती है। एक दिन सीमा अपने ठेले पर गोभी के पकोड़े बनाकर बेच रही थी कि तभी वहाँ पर नरेश आता है। सीमा बहन, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना?
तुम इस तरह हमें बिना बताए क्यों चली गई थी? तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप सभी पर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी वजह से घर में बहुत सी लड़ाई झगड़े हो रहे थे और देखिए आपने मुझे जो आइडिया दिया था, अब मेरा वो काम बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे खुशी है सीमा कि तुमने तरक्की की, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह हमारे साथ सारे रिश्ते नाते खत्म नहीं करने चाहिए थे। माफ करना भैया, मैं इस तरह आपको बिना बताए आ गई। उसके बाद सीमा अपना फोन नंबर नरेश को दे देती है। अब सीमा कभी कभी अपने मायके जाती और नरेश भी कई बार उसका हाल चाल पूछने उनके पास आता था। इस तरह सीमा अब अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। पकोड़े ले लो, पकोड़े, गरम गरम गोभी के पकोड़े, ताजा ताजा स्वादिष्ट गोभी के पकोड़े ले लो। बहन जी 5 प्लेट गोभी के पकौड़े पैक कर दीजिएगा। जी लीजिए। शाम को काम खत्म करने के बाद सीमा घर जाती है। बेटा ये लो 1000 रुपए, अब तुम पिकनिक जा सकते हो। ये मम्मी आप बहुत अच्छी हैं। बेटा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अब मैं और भी ज्यादा सक्षम बनूंगी।